हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव, आपका फिश कोच। और इस ब्यूटीफुल कोर्स में मैं आपका इस दिल से स्वागत करता हूं। और साथ ही आपको एक अश्योरिटी भी देता हूं कि जो जो डाउट लेके आप आए हो वो सारे डाउट्स इस कोर्स को कंप्लीट करते करते आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और साथ ही ये आपकी एक लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग, जो बायोफ्लॉक की लर्निंग है, उसकी जर्नी आपकी होने वाली है ये। और इसी के साथ हम अपना चैप्टर जो है वो शुरू करते हैं with the chapter number 1, that is what is biofloc and how it's better. So ये टोटल सब चैप्टर्स हैं हमारे जिसको हम कवर करेंगे नाउ 1.1 की तरफ। सबसे पहले हम समझेंगे कि कितने तरीकों से हमारे फिश फार्मिंग कितने तरीकों से करी जाती है। सबसे पहले हम हर तरीके की बात करेंगे। सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है कि कैचिंग द फिशेस इन रिवर्स एंड ओशंस, मतलब जिसे हम मरीन फिशरी कहेंगे या फिर वाइल्ड कैचिंग कहेंगे फिशेस की, जिसमें हम जो हमारे यूजुअली स्मॉल स्केल में जो फार्मर होते हैं जो अपनी फैमिली के लिए फिशिंग रॉड से फिश फार्मिंग करना, या फिर बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं, ये शिप्स में बहुत बड़े नेट होते हैं जो एक बारी में बहुत मतलब कई टन फिश एक बारी में इसको निकाल लेते हैं। और ऐसा ये दिन में बहुत बार करते हैं और ऐसे हजारों मछुआरे हर रोज़ हजारों बार ऐसे जाल मारते हैं। सो आने वाले टाइम पे भी मैं बताने वाला हूँ कि ये कितना बड़ा रिस्क एक हो रहा है, जो हमारे मरीन लाइफ पे एक तरीके से हमारा वल्नरेबल हो रही है मरीन लाइफ हमारी। अब हम चलते हैं हमारा दूसरा मेथड, वो है इनलैंड ब्रैकिश वाटर कल्चर। इनलैंड ब्रैकिश वाटर कल्चर, इसमें हम ये कोस्टल एरियाज में ही होता है। दूसरा, इसमें एक कैनाल बना दी जाती है समुद्र से जो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है आपके पॉन्ड्स में। फिर जो वो पॉन्ड्स को पूरे की पूरे समुद्र के पानी से भर के उसमें बहुत हाई डेंसिटी में मछलियों को डाल देते हैं जो समुद्र की मछलियाँ होती हैं। तो इस तरीके से ये हाई डेंसिटी में फिश फार्मिंग करते हैं मरीन फिशेस की, जो ओशियन की फिशेस होती हैं उनकी। इससे एक जो दिक्कत आ रही है, जो बार बार जो सीबा अपने एडवाइजरी में निकाल भी रहे हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो पॉन्ड्स हैं ये हाई डेंसिटी में जब ये करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का भी यूज़ करते हैं और काफ़ी ऐसी चीज़ों का भी इस्तेमाल हुआ जाता है जो वापस से जब वो ओशियन में जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है बाकी की फ़िश के लिए। क्योंकि जब लो टाइड आती है शाम के टाइम, तो लो टाइड में ये अपने कैनाल के गेट्स खोलते हैं और मतलब मोस्टली पानी ये बाहर निकाल के और मॉर्निंग की फ्रेश जो टाइड आती है उसमें से फ्रेश वाटर अंदर फिर से डाल देते हैं। सो इन तरीक़ों से थोड़ा सीबा जो है वो बहुत इस पे रूल्स लगाए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शन सब इन पे लगाए हैं, तो बहुत ही मुश्किल से इनके लाइसेंस भी मिलते हैं। इसके बाद जो हमारा एक मेजर पार्ट है एक्वाकल्चर का, वो है इनलैंड फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, जिसमें हमारे बहुत सारे तरीके आते हैं जिनको हम अब कवर करेंगे। जिसमें सबसे पहला जो तरीका है वो होता है हमारा अर्थन पॉन्ड्स का। अर्थन पॉन्ड्स के तरीके में हम एक गड्ढा करते हैं और उसमें पानी भरते हैं और फिर उसमें फिश फार्मिंग होती है, जिसमें प्लैंकटॉन्स का मेन रोल निभाया जाता है। प्लैंकटॉन्स जो होते हैं फाइटोप्लैंकटॉन्स और जू प्लैंकटॉन, उसकी मदद से पानी के पैरामीटर्स मेंटेन रहते हैं, एक इकोसिस्टम बैलेंस रहता है और फिशेस ग्रो करती हैं। उसके बाद जो तरीका है वो है IPRS। ये इसी अर्थन पॉन्ड का ये जो तालाब है इसका ये थोड़ा सा एक एडवांस मेथड निकाला गया था। इसे कहते हैं इन पॉन्ड रेसवे सिस्टम। रेसवे सिस्टम होता है जब पानी को घुमाया जाता है, घुमाने से जो फिश है वो अपने आप को एक रनिंग वाटर में फील करती है, तो इसे एक अच्छा रिजल्ट, जो फिश फार्मर से फीडबैक मिले हैं तो उन्हें बहुत अच्छे फीडबैक मिलते हैं जो एक चलते पानी में जब फिश होती है। तो इसमें क्या करा जाता है कि जो पूरा पॉन्ड है उसमें से सिर्फ कुछ पोर्शन ही हमारा फिश फार्मिंग के लिए यूज़ होता है। जैसे ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये इतना पोर्शन हमारा फिश फार्मिंग के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पे इनके गेट्स होते हैं, ये गेट्स में से पानी को एक सर्कुलेशन कराया जाता है, गोल गोल इसमें से घुमाया जाता है, यहाँ से और ऐसे इसमें गोल घुमाया जाता है। तो अंदर जो फिशेस होती हैं उनका जितना भी वेस्ट है
वो सारा का सारा बाहर आता है और एक जगह पे ये इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसे जो स्लज एक्यूमुलेशन है वो एक ही जगह पे होता है और फिशेस उस स्लज में नहीं मतलब तंग होती हैं। और इससे एफसीआर पे बहुत लोअर मतलब नीचे एफसीआर आया था इसकी वजह से। लेकिन आईपीआरएस सिस्टम में एक जो दिक्कत आने लग गई थी वो थी कि इसमें डिजीज़ प्रॉब्लम्स फार्मर्स को ज़्यादा दिखी। और साथ ही जब डिजीज़ प्रॉब्लम्स हो रही थी तो वो अनकंट्रोलेबल हो जाती थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पूरे एक एक हेक्टेयर के पौंड की मछली बहुत छोटे से एरिया में, जैसे ये वाली फ़ोटो आप देखेंगे तो इसमें बहुत ही छोटे से एरिया में बाकी का वो जो पूरा पौंड है वो सारा का सारा पौंड आपका फ़िश फार्मिंग यूटिलाइज नहीं होता है, और जो आपका यूटिलाइजेशन है वो सिर्फ यहीं होता है। सो ये कुछ कारण था कि आईपीआरएस सिस्टम बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया। इसके बाद हम समझेंगे आरएएस सिस्टम को, जिसको हम रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम कहते हैं। रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम में हम बहुत तरह के फिल्टर्स का यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे मैकेनिकल फ़िल्टर, फिर हमारे बायो फिल्टर्स यूज़ होते हैं जिन्हें हम बायोमीडिया कहते हैं, जो हमारे अमोनिया को रिमूव करते हैं। उसके बाद डी गैसिंग होती है और फिर ऑक्सीजनेशन होती है। उसके बाद यूवी के थ्रू ये जाते हैं। और इसके अलावा बहुत तरह के सेंसर्स भी इनमें लगाए जाते हैं, टेम्परेचर सेंसर्स, पीएच सेंसर, डीओ सेंसर, आयन एक्सचेंज के सेंसर्स। इसी के साथ ये एक सिस्टम पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम बन जाता है। ऑटोमेटिक्स ये सिस्टम्स उनके लिए अच्छा होता है जो लोग इसको, जिनके और बहुत काम चल रहे हैं और जो इसको एक पैसिव मोड ऑफ इनकम समझते हैं। साथ ही इसमें जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो थोड़ा हाई होता है। बाकी के जितने भी वे हैं फिश फार्मिंग के, उसमें से सबसे हाई कॉस्ट का जो है वो आरएएस सिस्टम माना जाता है। आरएएस सिस्टम में जो कॉस्टिंग आती है वो इस हिसाब से होती है कि आपकी 400 रुपीज़ पर केजी के ऊपर की ही फ़िश आपको प्रॉफिट देके जाती है। इसमें एक जनरेटर लगाया जाता है बैकअप के लिए, और उस जनरेटर के बैकअप के लिए भी एक और जनरेटर लगाया जाता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी का कुछ भी कट हुआ तो ये जो मैकेनिकल फ़िल्टर है, जो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट ऑफ दिस होल सिस्टम, इसके अंदर जो लाइव बैक्टीरिया होते हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा इसके जितने भी ये इक्विपमेंट्स हैं इनकी मेंटेनेंस भी बहुत होती है। तो यूजुअली हाई कैपिटल आप कह सकते हो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है ये आरएएस का। लेकिन ये एक सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी है, इसमें एक अश्योर्ड कल्चर ज़रूर निकलता है। ये एक सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी है। इसके बाद हम आते हैं एक्वापॉनिक्स की तरफ। एक्वापॉनिक्स को हम समझते हैं। एक्वापॉनिक्स एक्चुअली आपका जो पानी है, पानी में जो फिशेज़ होती हैं, फिशेज़ अमोनिया एक्सक्रीट करती हैं, और अगर आप उसे ट्रीट करोगे तो वो अमोनिया नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है और फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। अब जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स यूजुअली आपके नाइट्रेट और आपका जो अमोनिया होता है उससे बहुत अच्छा रिजल्ट्स देते हैं। तो एक्वापॉनिक्स में जो फिश का जो पानी होता है उसको प्लांट्स की जड़ों से गुजारा जाता है। जब प्लांट्स की जड़ों से उसको फ्लो करवाते हैं तो इसकी वजह से प्लांट्स बहुत जल्दी ग्रो होते हैं और वो अमोनिया, नाइट्रेट जैसी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके बाद जो वापस पानी जाता है वो काफ़ी फ्रेश होके जाता है पानी, जो वापस सर्कुलेट होके आता है जो पानी। एक्वापॉनिक्स पे भी बहुत काम होता है और ये भी बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी भी है, जिसे वर्ल्ड वाइड इसको यूज़ भी किया जाता है। इसमें जो आपके चॉइस ऑफ प्लांट्स हैं वो थोड़े लिमिटेड होते हैं। जैसे यूजुअली इसमें लेटूस करा जाता है, लेटूस जिसे सलाद पत्ता भी कहते हैं, लेटूस जिसे हम जो बर्गर होते हैं, अगर आप बर्गर खाते हो तो उसमें बर्गर में जो एक बीच में पत्ती जो लगा देते हैं, एक सैलड सा होता है पत्ता, उसे लेटूस ही कहते हैं। तो लेटूस इसमें सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इसके अलावा इसमें पालक भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, स्पिनक, मिंट जिसे हम पुदीना कहते हैं, और ऐसे ही ये टोटल 6-7 प्लांट्स हैं जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट एक्वापॉनिक्स में आता है। इसके बाद हम आते हैं केज कल्चर की ओर। केज कल्चर भी एक वे है फिश फार्मिंग का जो बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसने दिए हैं। और केज कल्चर में आपका यूजुअली ये डैम्स में किया जाता है, और डैम में इसके हर साल में और इसके टेंडर निकलते हैं, जो जिसके आपको मतलब टेंडर पास होते हैं और जिसको कई लोग इसमें बिड लगाने के लिए उतरते भी हैं।
ये डैम में आपके एक केजेस लगे होते हैं, बहुत बड़े बड़े, ये एक ऊपर से नीचे तक ये बेड होते हैं और ये बहुत डीप भी होते हैं। ये इनकी इनकी जो डेप्थ होती है वो कहीं भी आपकी 6 फुट से लेके और 10 फुट तक होती है। तो इनके अंदर बहुत हाई डेंसिटी में फिशेस को रखा जाता है, और क्योंकि डैम में पानी फ्लो करता रहता है तो कभी इन ये जो जो भी पॉटी करते हैं, वो जो केज होता है, केज में से वो पॉटी, इनकी जो स्लज होता है वो सारा बाहर चला जाता है और इनको हमेशा फ्रेश वाटर ही मिलता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है फिश फार्मिंग का, इसे बहुत लोग करते भी हैं। एक जो इसमें इशू आता है केज कल्चर में, सबसे बड़ा नंबर 1 इशू ये होता है कि जब केज कल्चर में डिजीज़ लगती है फिश को, कोई भी बीमारी होती है, तो उसको अगर एक्सटर्नल बीमारी हुई, एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल में आपकी कोई फंगल बीमारी या एक्सटर्नल अल्सर हो गए या एक्सटर्नल में कोई आपकी बैक्टीरियल डिजीज़ हो गई, तो उसको जैसे एक्सटर्नल ट्रीटमेंट करने के लिए आपके पास चॉइसेस नहीं होती हैं, क्योंकि आप ऊपर से पानी में दवाई डालोगे तो जो पानी है वो डैम फ्लो करके आगे ले जाता है। तो ये इसमें बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि जब एक्सटर्नल ट्रीटमेंट करना होता है फिश का, तो ये सिस्टम वहाँ पे एक चैलेंजिंग पार्ट बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको हमारा कोर्स का कंटेंट और भी अच्छा और यूज़फुल लगेगा। इस कोर्स की बाकी वीडियोस देखने के लिए www.rocketskills.in पर जाएं और हमारे कोर्स में ज़रूर एनरोल करें। लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जिस पर क्लिक करके आप कोर्स के पेज पे पहुंच जाएंगे और वहां आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके और सारी वीडियोज़ आपको हमारी सबसे पहले मिले। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।